गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 खंड काव्य पाठ 1 यानी सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके पद के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सारी रचनाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग उनके जीवन के बारे में जानते हैं। तो उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही गांव में माना जाता है। ठीक है। उनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी विलक्षण गायक थे। सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस बारे में मतभेद है। वास्तव में उन्होंने अपने पदों में यमुना का किनारा, कदम्ब का पेड़ और रंगों का जैसा वर्णन किया है, उसे देखकर यह मानना अत्यंत कठिन है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर के बीच भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। यानी हम लोगों ने सूरदास जी के बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ा और उनके बारे में जो जानकारी थी उसको जाना। उनकी रचनाएं क्या थी? सूरदास जी की प्रमाणिक रचनाएं हैं 3: सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, जिसमें सूर सागर से उन्हें ख्याति मिली यानी प्रसिद्धि मिली। काव्यगत विशेषताएं सूरदास की क्या क्या हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सूरदास जी के पदों में वात्सल्य तो कहीं श्रृंगार रस की झलक मिलती है। उन्होंने संयोग और वियोग का मनोरम वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची है, वहाँ तक किसी और कवि की दृष्टि नहीं गई है। भाषा यानी सूरदास जी की भाषा क्या है? सूरदास जी का सारा साहित्य गेय है, यानी वो अपने सभी पदों को गाते थे और वो बहुत अच्छे गायक थे। जैसा कि पहले बताया गया है, वो बहुत अच्छा गाते थे, तो उनका सारा पद गेय है यानी गाने लायक है। उनमें संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल है। सूरदास जी ब्रज भाषा के ज्ञानी थे, यानी ब्रज, उनकी भाषा में ब्रज भाषा का बहुत महत्व है। उनके पदों में मिठास, मधुरता तथा कोमलता का प्रचुर मात्रा मिलता है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, रूपक, वक्रोक्त, अलंकारों का मनोरम चित्रण किया है और अनुप्रास तो उनकी हर एक पंक्ति में देखने को मिलती है। इसलिए सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। अब हम इनके पद को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं, और मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख कर भी उस भावार्थ को दिखाऊंगी, जो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। स्कूल खुलेगा तो उसको चेक करने के लिए लाइएगा। तो चलिए। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब मैं आप लोगों को इसका भावार्थ लिख के यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप लोग लिखिएगा इसको कॉपी पर। यहाँ मैं पूरे पद को नहीं लिखूंगी क्योंकि वही पूरा पेज भर जाएगा। तो आप लोग बुक से लिख लीजिएगा और बुक से समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे बस केवल उसका मुख्य पॉइंट और लास्ट पॉइंट मेंशन करूँगी। चलिए इसको देखते हैं, इसका भावार्थ समझते हैं। गोपियाँ ऊधों पे व्यंग कर रही हैं। गोपियाँ ऊधों पे व्यंग करती हुई
इस भावार्थ में जो उनका कहने का मतलब है वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। गोपियाँ उद्धव से उद्धव पर व्यंग कसती हुई कहती हैं हे उद्धव, हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं। तुम तो जल में फलने वाली, पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान, कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर उस पत्ते पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी गोपियाँ कहती हैं कि आप जल में यानी कृष्ण के साथ रहकर भी आप प्रेम से अछूते। अर्थात तुमने कृष्ण के साथ रहकर भी कभी प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की
तेल की बूंद अलग रहती है, यानी अलग, उसमें मिक्स नहीं होती। अगर हम पानी में तेल डालें तो तेल ऊपर ही रहेगा। वही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंदें अलग रहती हैं, बूंद अलग रहती है, वह अपने ऊपर जल के प्रभाव को नहीं आने देती, जल के प्रभाव को नहीं आने देती। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उसके प्रेम से अछूते रहे, उनके प्रेम से अछूते रहे हो, प्रेम से अछूते रहे हो। यहाँ पे नीचे कम था, जगह नहीं थी, तो मैंने उसको इरेज किया है। अब मैं आगे लिख रही हूँ। उनके प्रेम से हो गया है, प्रेम से अछूते रहे हो, यानी गोपियां कह रही हैं कि जिस प्रकार मटकी में तेल की बूंद अलग रहती है, उसी तरह तुम भी कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम से अछूते हो, यानी तुम्हें प्रेम का जरा भी आभास नहीं है। यह अच्छा ही किया हे उद्धव, हे उद्धव, ये तुमने अच्छा ही किया, ये तुमने अच्छा ही किया जो तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव तक नहीं रखा, पांव तक नहीं रखा। हे उद्धव, तुमने ये बहुत ही अच्छा किया जो तुमने कभी प्रेम की नदी में यहाँ होगा बेटा में पांव तक नहीं रखा, न ही तुम्हारी दृष्टि, कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, यानी मोहित हुई। तुमने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से न तो तुम कृष्ण के सौंदर्य पे कभी ध्यान दिए और ना ही तुम्हारी दृष्टि कभी उन पर मोहित हुई। यह तो अंत में गोपियां कहती हैं, अंत में गोपियां कहती हैं
ऐसी बोली अबला हैं, यानी कहती हैं गोपियाँ कि हम ही ऐसी बोली अबला हैं जो कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं। वो व्यंग कर रही हैं, तो वो कहती हैं कि हम ही, अंत में गोपियाँ कहती हैं कि यह तो हम ही बोली अबला हैं जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार, जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। लिपट जाती। आप लोगों ने सूरदास के पहले पद का भावार्थ लिख लिया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इसे अच्छे से लिख रहे होंगे और इसे समझ भी रहे होंगे। मैं समझा भी रही हूँ और लिखा भी रही हूँ, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा। यहाँ अब मैं सूरदास जी के पदों के काव्यगत सौंदर्य के बारे में भी लिखना चाहती हूँ, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। काव्य सौंदर्य, ठीक है बेटा, इसको लिखिए आप लोग। श्रृंगार रस को इस काव्य में श्रृंगार रस को महत्व दिया गया है। इस पद में श्रृंगार रस की प्राथमिकता है, यानी श्रृंगार रस को प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का भी इस पद में प्रयोग किया गया है। बताया गया है। चलिए, आप लोगों ने सूरदास के पहले पद का अर्थ, मैं यहाँ से हट जा रही हूँ, आप लोग सभी लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। आप लोगों ने क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 खंड काव्य के पहले पाठ को आप लोगों ने देखा। यहाँ पे मैंने उसे भावार्थ सही समझाया है। आप लोग इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, जब स्कूल खुलेगा तो लाइएगा, ये चेक होगा और ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहनी चाहिए। धन्यवाद।